हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि माता वैष्णो देवी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब देगी। जैसे आप माता वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर स्टे करने की क्या व्यवस्थाएं हैं, आप वहां पर फ्री में स्टे कैसे कर सकते हैं, घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू आदि का कितना किराया लगता है, बैटरी वाली गाड़ी आप कैसे बुक कर सकते हैं और उसका कितना चार्ज होता है, और साथ ही आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होटल, डॉर्मेट्री या धर्मशालाओं के रूम्स आप कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वो कहां से मिलता है और उसका कितना चार्ज होता है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के अलावा और आप वहां पर कहां घूमने जा सकते हैं। और साथ ही आपको बताऊंगा माता वैष्णो देवी दर्शन करने का सबसे सस्ता, आसान और सही तरीका। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर चलते हैं आज माता वैष्णो देवी के द्वार। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि आप माता वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले कटरा आना होगा। कटरा तक आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्राइवेट कार, टैक्सी या बाइक से आ सकते हैं। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो कटरा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा तक आप बाय बस, बाय टैक्सी के थ्रू आ सकते हैं। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा तक की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है, जिसमें बस चार्ज लगभग 100 से 110 रुपए और टैक्सी चार्ज लगभग 1500 रुपए के करीब पड़ता है। आप अपने बजट के हिसाब से कटरा तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो कटरा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कटरा में ही है। और कटरा रेलवे स्टेशन तक आप देश के बड़े बड़े शहरों से बाय ट्रेन आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बस स्टैंड जाना होगा, जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, जो आप पैदल भी जा सकते हैं। और अगर आप ऑटो लेते हैं तो उसमें 20 रुपए के करीब चार्ज देना पड़ता है। कटरा पहुंचने के बाद बात आती है कि आप वहां पर स्टे कहां कर सकते हैं। दोस्तों, कटरा में स्टे करने के लिए आपको होटल आसानी से 500 रुपए में मिल जाता है। आप चाहे तो महंगे होटल भी वहां पर ले सकते हैं। और अगर आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के होटल, डॉर्मेट्री में स्टे करना चाहते हैं तो आप उसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको matavvaishnodevi.org वेबसाइट पर जाना होगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक निहारिका भवन है, जिसमें डॉर्मेट्री चार्ज 100 रुपए लिया जाता है पर पर्सन का, और एक बेड आपको दिया जाता है, और साथ ही आपको एक कॉमन वॉशरूम भी दिया जाता है। इसके साथ ही आप वहां पर रूम भी बुक कर सकते हैं, जिसमें रूम का चार्ज अलग अलग रहता है, जिसमें रूम 800 रुपए से शुरू होकर 1500 रुपए तक जाता है। आप अपने बजट के हिसाब से वहां पर रूम बुक कर सकते हैं। ये होटल और डॉर्मेट्री चार्जेस पीक सीजन में थोड़ा बढ़ जाते हैं, जैसे अप्रैल, मई और जून के महीने में। अगर आप किसी और मंथ में जाते हैं तो आपको ये सभी चीजें थोड़ी सस्ती मिलेंगी और आपको वहां पर भीड़ भाड़ भी कम ही मिलते हैं। अब बात करते हैं यात्रा पर्ची की। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले आपको यात्रा पर्ची लेना अनिवार्य है। ये पर्ची आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं या फिर आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाकर भी ऑफलाइन ले सकते हैं। वहां पर पर्ची काउंटर बने हुए हैं, वहां से आप आसानी से पर्ची ले सकते हैं। 3 साल से छोटे बच्चे के लिए यात्रा पर्ची की जरूरत नहीं है और यात्रा पर्ची के बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते, और ये पर्ची पूरी तरीके से फ्री है। इसके बाद बात करते हैं कि आप भवन तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप पुराने वाले रास्ते से चले जाइए, जो बाणगंगा चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी तक जाता है, या आप नए वाले रास्ते से चले जाइए, जो ताराकोट होते हुए अर्धकुंवारी तक जाता है। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। अगर आप नए वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपको कटरा बस स्टैंड से ही ऑटो मिल जाएगा,
जो आपको नए वाले मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर छोड़ देता है। इस ऑटो का बुकिंग चार्ज लगभग 250 रुपए रहता है। और अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप दरसिंह दरवाजे तक पैदल जा सकते हैं या फिर ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो वाले आपको दरसिंह दरवाजे तक का 50 रुपए चार्ज करते हैं। और अगर आप घोड़े, खच्चर और पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको पुराने वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े, खच्चर और पालकी सिर्फ पुराने वाले रास्ते पर ही चलते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप ताराकोट वाले मार्ग से जाते हैं तो ये काफी सुविधाजनक होता है, क्योंकि इस रास्ते पर चढ़ाई बहुत कम है और यह रास्ता लगभग प्लेन ही है। अब मैं आपको बता दूं कि आप घोड़ा, पालकी, खच्चर कहां से बुक कर सकते हैं और इनका क्या चार्जेस रहता है। अगर पालकी की बात करें तो अगर आपका वजन 100 किलो के अंदर है तो पालकी आपको 1800 रुपए में, और अगर आपका वजन 100 किलो से ज्यादा है तो आपको 2200 रुपए के करीब पड़ती है। इसके अलावा अगर आप 25 किलोग्राम तक के पिट्ठू की सुविधा लेना चाहते हैं तो मिल जाती है, जिसका चार्जेस 300 रुपए लिया जाता है। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा आपको 700 रुपए से 800 रुपए में मिल जाता है, अर्धकुंवारी तक का। और ये सब आप प्रीपेड काउंटर से ही बुक कीजिए, आप डायरेक्टली किसी से बात मत कीजिए। और बस स्टैंड के पास ही ये सब प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाती है। हेलीकॉप्टर आपको माता वैष्णो देवी की वेबसाइट वैष्णोदेवी.org पर जाकर बुक करना होगा, जिसका चार्जेस लगभग 1100 रुपए के करीब लिया जाता है। ये हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर ड्रॉप करेगा, इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और अगर आप पूरी यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो ताराकोट वाले मार्ग से जाइए। ये रास्ता काफी सुविधाजनक है और इस रास्ते पर आगे आपको चलकर लंगर भी मिल जाता है। अर्धकुंवारी में पहुंचने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है आगे के लिए, बैटरी वाली कार का। ये कार वाले 350 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं और आपको डायरेक्ट भवन पर ड्रॉप करते हैं। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको मनोकामना भवन पहुंचकर क्या क्या करना चाहिए। आप वहां पर प्रसाद ले लीजिए और वहां पर प्रसाद 50 रुपए से शुरू हो जाता है। आप घर के प्रसाद वहां पर नहीं चढ़ा सकते, आपको प्रसाद वहीं पर ही जाकर लेना पड़ेगा। और अगर आप भवन में स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहां पर कई सारे प्राइवेट होटल्स और डॉर्मेट्री हैं। होटल चार्जेस की बात करें तो 1500 रुपए में आसानी से आपको होटल रूम मिल जाता है। और अगर डॉर्मेट्री की बात करें तो डॉर्मेट्री आपको लगभग 200 रुपए में मिल जाती है पर पर्सन के हिसाब से। ये होटल और डॉर्मेट्री आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करना ज्यादा बेटर रहता है। और अगर आप फ्री में स्टे करना चाहते हैं, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था, तो जैसे ही आप भवन में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक भवन है मनोकामना भवन के नाम से, वहां पर आप फ्री में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 200 रुपए जमा करके सिक्योरिटी फीस के तौर पे कंबल मिल जाता है। आप वो कंबल, एक भवन है, बहुत बड़ा हॉल है, वहां पर डालकर कहीं भी सो सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे चीपेस्ट तरीका है माता भवन में स्टे करने का। और ये जो 200 रुपए हैं ये पूरी तरीके से रिफंडेबल हैं। जब आप वहां पर कंबल वापस करते हैं तो आपको वो 200 रुपए भी मिल जाते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि वहां पर पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर काम होता है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके भवन में पहुंच जाइए और ये सब वहां पर आप फ्री में ले लीजिए। और अगर बात करें वहां पर खाने पीने की, तो आप वहां पर माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट और कुछ प्राइवेट होटल्स में खाना खा सकते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल आदि मिल जाते हैं, जिनका चार्जेस मात्र 50 रुपए प्लेट होता है। शाम को 6 बजे के बाद आप माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर सकते। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का समय जो होता है वो आरती का समय होता है। उस समय वहां पर सिर्फ कुछ वीआईपी लोग ही दर्शन कर सकते हैं। 9 बजे के बाद आम पब्लिक के लिए दर्शन फिर से शुरू हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लें ताकि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर आप वहां पर 6 बजे तक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर फ्री वाले रूम में स्टे कर लीजिए और बाद में आप थोड़े थोड़े करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए। दोस्तों आप नेक्स्ट डे भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर जाने के भी कई ऑप्शन हैं। पहला आप घोड़े खच्चर से जा सकते हैं, जिसका चार्जेस 300 रुपये लिया जाता है एक साइड का। या दूसरा ऑप्शन है आप रोपवे से जा सकते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रोपवे चार्जेस 100 रुपये है, जिसमें आप दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। लेकिन वापस आने के लिए आपको 2 घंटे के अंदर ही वापस आना होगा। अगर आपको भैरव बाबा मंदिर पर 2 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है तो आपको फिर से दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। बर्फबारी या बारिश के समय में रोपवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। रोपवे टिकट काउंटर सुबह 7:30 बजे खुल जाता है, लेकिन भक्तों की लाइन वहां सुबह 5 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। रोपवे का टिकट काउंटर भवन में ही मौजूद है, लेकिन टिकट काउंटर खुलने के बाद वहां पर नंबर जल्दी ही आ जाता है। 2 मिनट का समय लगता है भवन से भैरव बाबा मंदिर पहुंचने में बाय और रोपवे से। इसी के साथ आप भैरव बाबा पैदल भी जा सकते हैं। भैरव बाबा पहुंचने के बाद आप वहां प्रसाद वगैरह खरीद लीजिए और दर्शन कर लीजिए। भैरव बाबा पर भी आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। भैरव बाबा दर्शन करने के बाद आप वापस रोपवे से भवन तक आ जाइए। भवन से अर्धकुंवारी तक आप फिर से बैटरी कार का यूज कर सकते हैं। आते वक्त आप गर्भजून गुफा के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसमें मई और जून के महीने में काफी भीड़ होने के कारण 1 से 2 दिन का समय भी लग जाता है। गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए अलग से लाइन लगाई जाती है, जिसमें आप पर्ची लेने के बाद ही दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप मई और जून के महीने में आते हैं तो आप पर्ची लेकर भवन और भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाइए और आते वक्त गर्भजून गुफा में दर्शन कर लीजिए। अगर आप नवंबर से दिसंबर या अदर महीने में जाते हैं तो आपको गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है। आप चाहे तो आते वक्त आ जाइए या फिर 2-3 घंटे वेट करके गर्भजून गुफा में दर्शन करके आगे भवन तक चले जाइए। अर्धकुंवारी से वापस आते वक्त आप नए ताराकोट वाले मार्ग से आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराने वाले रास्ते से आते हैं तो आपको बाकी बचे हुए जगहों के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे, जैसे चरण पादुका और बाणगंगा आदि। दोस्तों भवन में जाते वक्त आपको एक बात और बता दूं कि वहां पर कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करती है। वहां पर सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करती है। अगर हो सके तो आप पोस्टपेड सिम ले लीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर एसटीडी पीसीओ की सुविधा आपको मिल जाती है, जहां पर एक कॉल का 5 रुपए चार्ज लिया जाता है, जिसे यूज करके आप अपनी इमरजेंसी में कहीं कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वहां बरसात के मौसम में जा रहे हैं तो आप अपने साथ छाता और रेनकोट जरूर रख लें, और अगर आप वहां पर सर्दी के मौसम में जा रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रख लें, और अगर आप गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो आप वहां पर सेमी वुलन रख सकते हैं। अब बात करें मौसम की कि वहां का मौसम पूरे साल भर कैसा रहता है। दोस्तों अगर बात करें कटरा की, तो कटरा का जो मौसम रहता है वो नॉर्मल रहता है। सर्दी के मौसम में सर्दी, गर्मी के मौसम में गर्मी और बरसात के मौसम में बरसात। लेकिन अगर भवन की बात करें तो भवन में गर्मी के मौसम में हल्का ठंडा रहता है, और अगर बरसात की बात करें तो बरसात में वहां पर ठीक ठाक बारिश होती रहती है और छोटी मोटी लैंडस्लाइड भी होती रहती है। और अगर आप सर्दी के मौसम में जाते हैं तो आपको वहां पर हल्की फुल्की स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय मां वैष्णो देवी, जय माता दी।